तो 2-4 लड़कों ने प्लान बनाया और मेरी छत के ऊपर आ गए। उसकी वजह से लोग मुझे बहुत गलत नज़र से देखने लगे। उनको लगता था कि ये एक गलत चीज़ आ गई हमारे घर में, एक कोई सामान है। मैं एक तरीके से डिप्रेशन में चली गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। जो मर्द लोग मैं देखती थी तो वो सब मुझे हैवान लगने लगे। रो रो कर मैं थक गई थी। फिर मैंने सोचा अब रोना नहीं है, मजबूत बनना है। तो मैं क्या करती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धोली है। लोग मुझे सोशल मीडिया पे गौरी फैशन डिजाइनर नाम से जानते हैं। मैं राजस्थान के राजसमंद जिले से अपनी कहानी सुनाने आई हूँ कि कैसे एक गांव की लड़की जिसको कभी पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं और वो कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती थी और मैं कैसे यहाँ तक पहुँची। तो वो सारी कहानी आज मैं आप लोगों के साथ इस मंच पे शेयर करने आई हूँ। जो लड़कियाँ, जो महिलाएं ये सोचती हैं कि हम पढ़ाए नहीं लिखाए नहीं, हम कुछ अपनी लाइफ में इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, शायद उन लोगों के लिए आज मेरी कहानी ये एक हौसला बंधाएगी और बहुत सारी महिलाएं कुछ कर पाएंगी मेरी कहानी को सुन के। तो ये सारी चीज़ आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ शेयर करने आई हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए मैं आपको अपने बचपन में लेके चलती हूँ। मेरी कहानी मेरे बचपन से शुरू होती है। जब मैं 10 साल की थी तो मेरी बड़ी बहन के साथ मेरी शादी करा दी गई। तो वहीं पे मेरा एक सपना टूट गया था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पढ़ना चाहती थी और कुछ अलग करना चाहती थी। लेकिन मुझे लगा कि अब मेरी शादी हो गई है तो मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो दोस्तों, मैं एक ऐसी जगह आई थी। शादी के बाद में कहते हैं ना कि जिस मायके से ससुराल में आते हैं तो पूरी तरीके से लाइफ चेंज हो जाती है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि 13 साल की बच्ची जब वो अपने बचपने को समझ ही रही होती है कि बचपना क्या होता है, उस टाइम मेरे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। क्योंकि बड़ी बहू होती है तो सारी जिम्मेदारी आ जाती है उस पे। तो क्या हुआ कि मैं जब एक दिन खाना बना रही थी, मुझे बोला गया कि दाल बना ले। तो दाल के लिए मुझे नहीं पता था कि उस गांव में क्या सिस्टम है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने मायके में तो कभी खाना बनाया नहीं। तो जब मायके में खाना बनाते थोड़ा बहुत आइडिया होता है। तो वहाँ पे क्या, जो नॉर्मल जब जो पानी पिया जाता था उससे दाल है जो गलती नहीं थी। दाल के लिए अलग कुएं से पानी लाकर बनाया जाता था। उन्होंने मुझे पानी लाकर दिया, एक मग था इतना बड़ा, कि ये दाल में डालना है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई कि इसमें से पानी उतना डालना है जितना उसमें ज़रूरत है। मुझे लगा कि इस परिवार के हिसाब से मुझे पानी माफ़ कर दिया गया कि इस दाल में इतना पानी डलेगा, क्योंकि नई आई है कोई बच्ची, तो शायद वो मुझे ऐसे ले रहे हैं कि हाँ, ये बच्ची है, इसको कुछ नहीं आता है। तो उन्होंने मुझे नाप कर ये पानी दे दिया मेरी सास ने। मैं तो बड़ा खुश हुई कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कि मुझे कितना डालना कितना नहीं। तो मैंने क्या किया, उस पूरे जग को उसमें डाल दिया। अब दाल तो भाई पतली हो गई एक तरीके से। तो फिर पतली हो गई, खाने बैठे सब, तो फिर सास को पता चली वो चीज़। तो मेरी सास ने मुझे इतनी गालियाँ दी और वो चीज़ें, वो शब्द इस्तेमाल करती है ना जो मैं बता भी नहीं, हमारी ज़ुबान पे वो आता ही नहीं है। इतनी गंदी-गंदी गालियाँ दी कि बस पूछो मत। और हमारा जो घर था बीच गाँव में था, छत पे हम रहते थे, तो पूरे गाँव में वो सुना। तो फिर मैं एक तरीके से मुझे लगा कि हाँ, अरे यार, ये तो मेरे साथ क्या हुआ है। और सास की जो असलियत थी वो मैं देख पाई थी उस दिन। उसके बाद में जो भी मैं काम करती थी, इतने सोच समझ के करती, लेकिन उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं घर में बड़ी बहू होने के कारण एक तरीके से ऐसा थी कि उस घर में मैं ही आई थी, कोई दूसरे परिवार से। तो उनको लगता था कि ये एक गलत चीज़ आ गई हमारे घर में, एक कोई सामान है। अगर ये सामान हमारे घर में नहीं होता शायद हम खुल के रहते। एक तरीके से जैसे मान लो कोई चीज़ रखी है, इसको हटा दें तो हम फिर से अच्छे से हो जाएँगे। और जो भी वो चीज़ें करते थे, बोलते थे, बस वो उनके मन में ये चीज़ आ गई कि इसको इस घर से निकालना है। जो भी नंदे थी, सास थी, उनको ये लगता था कि ये तो बिल्कुल उम, पागल है, यूँ है और इसके जैसे हम करेंगे वैसे ये रहेगी। क्योंकि राजस्थान में यही होता है कि ससुराल में कि बहू को कोई इज़्ज़त नहीं मिलती है, उसको ये नहीं कि उनके भी कुछ सपने हैं, उनको जो कहा जाता है वो करना पड़ता है।
लेकिन मेरे मन में कुछ अलग था कि मैं ऐसे किसी अगर कोई गलत कर रहा है तो उस गलत का जवाब देना है मुझे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे मामा जी आए मुझे लेने और मैं वहाँ चली गई, मेरे पेट में पहला एक बच्चा था। तो उनको वो बात शायद हज़म नहीं हुई कि वो मामा जी के साथ में कैसे गई। हालाँकि मैं गई अपने परिवार की खुशी से उन्होंने भेजी, मैं चली गई। कुछ कारण से सब मस्ती कर रहे थे, तो मैं भी उनके साथ मस्ती करी, तो ऐसा कुछ हुआ कि वो बच्चा मेरा खत्म हो गया, 4 से 5 महीने का था। तो वो एक पॉइंट उनको मिल गया था मेरे ससुराल वालों को कि ये सही पॉइंट है अब इसको घर से निकालने का। तो उन्होंने बोला कि इसके मामा जी ने इंजेक्शन लगवा के इस बच्चे को खराब करवाया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इसको दूसरी जगह दें। उनका था कि ये इसके साथ मैं जितना गलत करूँगी ये जल्दी से इस घर से निकल जाएगी। ये घर में एक चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि उनके खुद के सपने थे उस टाइम। कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने देखी, झेली। तो दोस्तों फिर मुझे लगा कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है और मैं अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसा करूँ कि किसी और लड़की के साथ में ये ना हो, क्योंकि मैं बहुत कुछ झेल रही थी ससुराल में। और जब मैं बड़ी बहू होने के कारण इतनी ज़िम्मेदारियाँ उठा रही थी, फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश नहीं थे, क्योंकि वो बात-बात पे मुझे ऐसे ताना मारते थे, क्यों जैसे मुझसे कोई काम नहीं होता था। मैं मायके में सबसे छोटी थी, तो मैंने कुछ काम नहीं किया था वहाँ पे। तो फिर रोटियाँ भी अच्छे से बनानी नहीं आती, और जो बाजरे की रोटियाँ बनती हैं राजस्थान में, उनको बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो चकले बेलन से नहीं बन पाती हैं, और हाथ से बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो रोज़ घर में इतना लड़ाई झगड़ा होता था कि मैं एक तरीके से डिप्रेशन में चली गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ? तो ये सब चलते हुए लगभग 4 से 5 साल निकाले मैंने वहाँ पे। उसके बाद में मेरे बेटा हुआ तीसरे नंबर का, मेरे 3 बेटे हैं। घर के हालात ऐसे थे कि मैं बता नहीं सकती कि कितने बुरे हालात थे। मेरे पास में कुछ नहीं था उस टाइम, और फैमिली की सारी ज़िम्मेदारी मुझे सौंप दी गई। अब मैं उसको कैसे मतलब अ, करूँ, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ समय मैंने निकाला, फिर उसके बाद में मुझे फैमिली से अलग कर दिया गया 40 किलो अनाज के साथ में। अब 40 किलो अनाज कितना दिन लगेगा, 40 किलो मुझे गेहूँ दिए गए थे, लेकिन वो गेहूँ मेरे पास थे, लेकिन उसके आटा पिसाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो हमने 3 से 4 दिन वैसे ही निकाले। मेरे बेटा था तो उन उसके लिए हम दूध लेते थे, उस दूध के पैसे भी हमारे पास नहीं थे। तो ऐसे करके हमने कुछ 2-3 दिन निकाले, फिर वो दूध वाला आया, वो भी हमें पैसे के लिए तंग करने लगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपना आटा चक्की से लेके आ जाएँ या फिर हम दूध वाले को दे दें। तो फिर क्या हुआ कि हम किसी से पैसे लेते हैं और फिर उनको वापस नहीं करते, तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि सच में ही इनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वो हमारी हालात था, जो हमें ही पता था कि हाँ, सच में हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर क्या घर पे आके ऐसे गाली-गलौच करना शुरू किया कि तुम जानबूझ के नहीं दे रहे हो। फिर उसके बाद में एक दोस्त था मेरे पति का, उनसे भी उधार लेके हमने वो पैसे दिए, फिर भी हमारे ऊपर कर्जा ही था। फिर मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि नहीं, अब तो ये लाइफ़ बहुत ख़राब हो गई है, और जो मेरी सास थी, उनका काम करना था सिर्फ़ परेशानी देने का, और कुछ मुझे कोई उनका सपोर्ट नहीं मिलता था। बस जो भी उनको लगता जितनी भी परेशानी वो दे सकती थी, वो उन्होंने दी। फिर उसके बाद में मैंने सोचा अब तो कुछ करना है। फिर मेरे पास था एक ये टैलेंट सिलाई का। फिर मैंने सोचा चलो अब मैं सिलाई करना शुरू करती हूँ। तो घर में सारा काम करके दिन के समय में जैसे खेती-बाड़ी का काम होता है, खेती-बाड़ी का काम, गाय-भैंसे होती हैं उनका काम, फिर मेरे बच्चे भी थे, वो भी काम। तो वो सारा काम करती थी, तो दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता था। रात के समय में मैं वहाँ मेरी ससुराल में लाइट नहीं थी, तो जो डब्बी होती है जिसको हम मिट्टी का तेल डाल के जलाते हैं उजाला करने के लिए, उसके उजाले में मैं कपड़ा सिलती थी। रात के समय में, उनसे फिर थोड़ा मेरा खर्चा चलने लगा। 10 और 20 रुपए में मैं कपड़े सिलती थी। फिर मुझे लगा कि हाँ, ये टैलेंट मेरी लाइफ़ में कुछ चेंज ला रहा है, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वहाँ से थोड़े बहुत पैसे आने लगे। तो फिर मुझे और कुछ हिम्मत हुई कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ।
इसके बाद में कुछ 1-2 साल बाद हमने ऐसे ही निकाले, फिर मेरे हस्बैंड आ गए राजसमंद किसी काम की वजह से। तो फिर मेरी सास को और मौका मिला मुझे परेशान करने का, क्योंकि अब तो इनका पति भी नहीं है, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पूरे गाँव के सामने गालियाँ दी, इतनी गंदी-गंदी गालियाँ दी, लेकिन वो सब मैंने सहन किया और मैंने बर्दाश्त करके फिर मैं उस घर में रहने लगी। कुछ दिन बाद में आंगनवाड़ी के इंटरव्यू चल रहे थे, तो हमारे पास में जो गाँव में वो होते हैं ना सरपंच, तो हमारे पड़ोसी थे, वो सारी चीज़ें ये देखते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, कहीं न उ उस परिवार में थोड़ी समझ थी, तो उन्होंने आके बोला कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो हमने उसमें अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया मैंने वो क्लियर कर लिया। मैं पढ़ी नहीं थी, लेकिन मुझे इतना आता था थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना, क्योंकि मेरे भाई वो करवाते थे कोचिंग, तो वहाँ छुप-छुप के मैंने सीखा था। तो और जो महिला पढ़ी-लिखी आई थी, जैसे 5वीं, छठी के इतना ही पढ़ते हैं गाँव में, उनसे वो क्लियर नहीं हुआ, मैंने वो क्लियर कर लिया। तो मैं उसमें सेलेक्ट हो गई। लेकिन आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ में कहीं बाहर भी आना-जाना पड़ता है। तो फिर 2-4 दिन बाद मुझसे बोला कि आपको भरतपुर जाना है, आप सेलेक्ट हुए हो आंगनवाड़ी में तो आपको भरतपुर जाना है, वहाँ पे भी थोड़े से इंटरव्यू वगैरह करते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को समझाएँगे आप, क्योंकि आंगनवाड़ी में जो महिला होती हैं जो जिनके पेट में बच्चा होता है, उनके लिए भी कुछ दिया जाता है, उनको समझाना पड़ता है। वो आंगनवाड़ी का एक सिस्टम होता है गाँव के अंदर, तो वहाँ पे उनको बुलाते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें समझाते हैं। तो मैंने घर में बोला कि मुझे वहाँ पे बुला रहे हैं, मैं वहाँ पे जाऊँगी। लेकिन वो लोग उन लोगों को तो मेरा कोई काम से मुझसे कोई मतलब ही नहीं था, आगे बढ़ने से उनको तो ये है कि ये आगे बढ़ेगी तो ये अपनी मर्ज़ी चलाने लगेगी, क्योंकि वो तो पहले से ही मुझे पसंद नहीं कर रहे थे। उसके बाद में फिर मैंने सोचा ये लोग तो मेरे साथ नहीं जाएँगे और ये चीज़ मेरे हाथ से निकल जाएगी, घर चलाने के लिए पैसे नहीं है और ये चीज़ अगर मुझे मिल गई तो मेरा घर अच्छे से चलेगा। ये चीज़ सोच के फिर मैंने क्या, जो हमारे पड़ोस में सरपंच था उनसे ही बोला कि अंकल मेरे घरवाले मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, तो आप मुझे ले जा सकते हैं क्या भरतपुर? तो उन्होंने सोचा कि ये इन इसके साथ में इतने अत्याचार हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो उनको उनको ये नहीं पता था कि उनके ऊपर भी ये मतलब कुछ गलत असर होगा इस बात से, तो उन्होंने मुझे भरतपुर छोड़ दिया मोटरसाइकिल से। उसके बाद में बाइक से जैसे उन्होंने छोड़ा तो मेरी सास को तो ये मौका मिल गया कि अब ये और भी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि और भी महिलाओं ने अप्लाई किया था, उनका नहीं हुआ था, तो उनको भी ये लग रहा था कि इनका कैसे हो गया, तो लोग तो और उन्होंने तो और भी सपोर्ट किया उस बात को लेकर। कि हाँ, उसका अगर कैंसल हो जाए शायद हम लोग आ जाएँ, और ऐसा हुआ भी। जब मेरा कैंसल हुआ तो उनका हुआ सिलेक्शन, क्योंकि आंगनवाड़ी में एक महिला चाहिए थी। तो उन्होंने पूरे गाँव में मुझे ऐसे बदनाम कर दिया कि वो घर से भाग गई है किसी के साथ में। फिर मेरे पति को फ़ोन किया उन्होंने कि तेरी घरवाली तो ऐसे-ऐसे बच्चों को छोड़ के भाग गई है घर से, तो फिर क्या उन लोगों के मन में वो सारी चीज़ आ गई। उन्होंने बोला कि आप वापस घर आ जाओ, ये एक कंट्रोल से बाहर हो रही चीज़, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, उनको वो सारी चीज़ें बताई तो उनको भी एक चोट लगा इस चीज़ से कि ये क्या हो गया? मैं घर आई, तो लोगों का तो एक तरीके से नज़रिया बदल गया, पूरे गाँव वाले चेंज हो गए उस चीज़ को लेकर तो। सुबह मैं गई पानी लेने, नल से पानी आता था कि आप आ गई वापस इंटरव्यू देके? मैं कि हाँ। आ गई, मैंने वहाँ ये नहीं बताया कि मैं एसआई, मुझे नहीं पता था कि पूरे गाँव में मेरी बदनामी कर दी। अब लोग तो जिससे भी मैं मिलूँ यार, मुझे लगा कि सारे लोगों को ये चीज़ कैसे पता? फिर मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, लोग ऐसे क्यों देखते हैं मुझे? क्योंकि लोग तो ऐसे देखते थे, जो भी जैसे जो मर्द जा रहे मेरे घर के बाहर से तो वो ऐसे देखने लगे फिर, पहले तो वो चीज़ थी नहीं। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ दिन बाद लोगों ने प्लान बनाया, जैसे गाँव के जो लड़के, वो तो उस गाँव में क्या सारे लोग ऐसे थे बेरोज़गार, वो इतना पिछड़ा हुआ गाँव था कि उसमें आज दिन तक कोई सरकारी नौकरी नहीं है, किसी लड़के की, लड़की की, क्योंकि पूरा गाँव ऐसा है कि उस गाँव की तो स्थिति बहुत ही हुए। तो 2-4 लड़कों ने प्लान बनाया और मेरी छत के ऊपर आ गए, क्योंकि उनको ये लगा कि सच में ये जब सास बोल रही है तो वो बात सही होगी। मेरी आँख खुली, जैसे ही सीढ़ियों से आवाज़ आई, तो मुझे लगा कोई आ रहा है घर में।
तो मैंने क्या किया, इतनी मुझे समझ थी कि कोई मेरे घर पे रात में कोई है ही नहीं, तो आ कौन रहा है? तो मैंने वहाँ से, मेरी सीढ़ियों की जो डोली थी उसके ऊपर ईंटें पड़ी थी, वहाँ से मैंने ईंट फेंकना शुरू किया उनके ऊपर। ओ और फिर मैंने आवाज़ ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, कौन है? चोर, 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 चोर आ गए। उसके बाद में मेरी देवरानी थी, उन्होंने उसी टाइम, पता नहीं वो कैसा दिन था कि जो उन्होंने मेरे से बात करी नहीं, कोई मेरे से बात भी नहीं करता था। क्योंकि ये जो बात है ये कम से कम 5 से 6 साल बाद की है मेरी शादी से, तो मेरा जो देवर था उसकी भी शादी हो गई थी, तो देवरानी मैं इसलिए बोल रही हूँ। फिर क उसके बाद तो बस उस गाँव में रहना ऐसा था कि मेरे लिए एक जेल हो गई, क्योंकि फिर सुबह मैं उठी तो लोगों ने ये बात बना के रखी थी कि उन्होंने फ़ोन करके लड़कों को बुलाया अपने घर पे। सास ने ये क्लियर कर दिया था, और उनसे इतनी खुश थी वो, क्योंकि मेरे ऊपर उनको तो वो चीज़ अच्छी लगती थी, तभी तो उन्होंने ये काम शुरू किया। उसके बाद में बाहर के लोगों ने शुरू की ये चीज़ें। तो फिर वही उस गाँव में ऐसा हो गया कि मेरे लिए जेल हो गई। जो लोग थे, जो मर्द लोग मैं देखती थी, तो वो सब मुझे हैवान लगने लगे, क्योंकि लोगों का नज़रिया ऐसे बदल गया। लोग, जब मैं अकेली दिखती थी ना, तो सारे लोग उसी नज़र से मुझे देखने लगे, और शायद वो लोग इस बात को सुन रहे होंगे, और शायद वो लोग ही इतना परेशान मुझे नहीं करते, तो आज मैं इतनी मजबूत होके यहाँ नहीं खड़ी होती। क्योंकि जो परेशानी आती है ना, वही हमें मजबूत करती है। जितनी लोगों ने परेशानी दी, उतना ही मैं मजबूत बनती गई। रो-रो कर मैं थक गई थी। फिर मैंने सोचा अब रोना नहीं है, मजबूत बनना है। तो मैं क्या करती थी उस टाइम, फिर मैंने सोच लिया अब लोगों से डरना नहीं है, और मेरे हस्बैंड कोई काम ढूँढने की वजह से आ गए थे राजसमंद, और मैं ऐसा रहती थी कि हाँ, रात में जितना रोना रात में रो के, सुबह लोगों के सामने एकदम स्टिक, मजबूत, कि इसके साथ में जो कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, मैं लोगों से, जो लोग मुझे कुछ बोलते थे ना, मैं उसको ऐसे जवाब देती थी कि दोबारा मेरे सामने वो नहीं बोले। क्योंकि जैसे मैं वहाँ से आई तो लोगों ने ऐसी-ऐसी बातें करी, तो मैं समझ गई थी अब यहाँ पे ऐसे नहीं रहा जाएगा। फिर मैंने ये सारी चीज़ें अपने पति को बताई कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मैं अब यहाँ पे बिल्कुल, वो एक चीज़ होती है ना, कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो फिर मैंने एकदम से हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अगर मैं यहाँ रहूँगी तो आपको भी मेरे साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप मुझे आपके साथ लेके चलो। तो फिर उन्होंने एक बार तो बोला कि हाँ, मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगा। पूरी सारी वो बना ली थी कि हाँ, मैं आ रहा हूँ, आपको लेके आऊँगा। फिर वो गए, फिर भी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ कि मुझे नहीं आने दिया, तो हम वापिस से मैं वहीं रहने लगी, और मेरे पति आ गए राजसमंद। फिर क्या हुआ, 6 महीने बाद फिर मेरे साथ ऐसा हालात आए कि लोगों के तो मन में ये था कि हाँ, ये तो गलत है भई, तो लोग तो उसी नज़र से फिर लोग मुझे परेशान करने लगे। और जब मैं अपने घर जाके बोलती थी कि आज ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वो ससुराल वाले जैसे सास-ससुर, ननदें, देवर सब उन लोगों की साइड ही हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था जब मेरी शादी हुई थी उसके 1 साल बाद मेरी सास ने कि आप इस घर में कभी जगह नहीं बना सकती। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहू थी, तो मेरी सास उस समय इतनी ज़्यादा ऐज की नहीं थी, तो कहीं न कहीं उसको ऐसा लग रहा था कि मैं वो खुद खुद को वो सास नहीं मानती थी, वो सोचती अभी मेरी लाइफ़ है, तो हमारी लाइफ़ का उनको कुछ नहीं था, सारी खुशियाँ उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें सोने के लिए जो वो जगह दी जाती थी जहाँ पे जैसे गाँव में वो रखते गाय-भैंसे, वो, और वो उनको वो चाहिए था जो जैसे एक नए यंग इंसान को जो चीज़ चाहिए, उनको वो चीज़ चाहिए थी। तो उस कारण से फिर उन्होंने ये बोला था कि आप इस घर में जगह नहीं बना पाओगी, मुझे ये प्रूव करना था कि मैं इसी घर में अपनी जगह बना कर रहूँगी। तो मैंने जो भी झेला वो सब कुछ मैं सोचती रही कि मैं जैसे आज मैंने जो झेला है उसको मैं कल भुला दिया करती थी, क्योंकि मुझे इस घर में ये प्रूव करना है कि हाँ, मैं सही हूँ और मैं इस घर में जगह बना कर रहूंगी। तो दोस्तों, खास करके जब हम राजस्थान से आते हैं तो ये सभी जानते हैं कि राजस्थान में बचपन में ही ये चीज़ बोल दी जाती है कि शादी के बाद जो लड़की का ससुराल है वही उसके लिए सब कुछ है। मायके में तो फिर यूँ है कि
गए 1-2 दिन के लिए आ गए, लेकिन ससुराल में कैसे भी रहो, वहीं पे मरना-जीना वही एक चीज़ होती है। तो मायके से तो कुछ मुझे मुझे ये भी नहीं पूछा जाता था कि आप कैसे रह रही हो ससुराल में, आपके साथ कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। और फिर ये चीज़ जब सुनती थी तो मुझे लगता था कि ये लोग मेरा सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। अगर मैं मायके में कुछ बताती तो भी वो कुछ नहीं कर पाते। हाँ, मेरे पति को ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी, जब मुझे लोग परेशान करते, मेरे सास-ससुर, गाँव वाले, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए उस चीज़ में, क्योंकि जो वो सोचते थे, मन में ही वो चीज़ रख लेते थे। क्योंकि परिवार जब हमारे साथ में नहीं होता है, तो दूसरे लोग तो हमारे साथ में क्या करेंगे? दूसरे लोग तो और लोगों को मौका मिलता है। फिर मैंने 6 महीने और निकाले। उसके बाद में फिर मैंने फिर से अपने पति से बोला कि मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी, और वो मैंने एक ऐसा फ़ैसला लिया था कि या तो आप मुझे अपने साथ लेके चलो, और नहीं तो फिर मैं या तो मर जाऊँगी या फिर मैं अपनी मायके में जा रही हूँ। मुझे वो रोटी भी नहीं देंगे तो भी मैं वहीं रहूँगी, जैसा भी कुछ है। तो उन्होंने फाइनली फ़ैसला लिया कि नहीं, अब मुझे यहाँ लाना चाहिए। तो फिर वो मुझे राजसमंद लेके आ गए। उसके बाद मैं 2-3 साल वहाँ पे निकाले, वहाँ पे भी फिर मेरा सिलाई का भी काम नहीं चला, क्योंकि वहाँ मेरे लिए सब कुछ नया था सिटी में। मैं किसी के सिलते भी थी, तो जो महिलाएँ वो उधार करके चली जाती, फिर मुझे उनका घर का पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ पैसे माँगने के लिए। तो फिर मैं एक दिन यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी, तो कोई लेडीज़ ऐसे सिलाई रिलेटेड वीडियो बना रही थी। फिर मुझे लगा कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है। फिर मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आप भी ये चीज़ कर सकते हो, कि नहीं ये चीज़ इससे क्या होगा? नु के फिर मेरे एक बेटे ने बोला कि इससे पैसे भी कमाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे कमाए जाते हैं। तो फिर मैंने शौक-शौक में वैसे ही डालना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि ये लेडीज़ सिखा रही है तो लोग इनकी वीडियो देख रहे हैं, शायद मेरी भी देखें। तो मैंने एक तरीके से सोचा कि ये मैं सिखाऊँगी तो शायद लोगों को अच्छा लगेगा, और मुझे कहीं ऐसे कोई काम करने के लिए भी रख लेगा। मैं कहीं कपड़े ऐसे किसी की जैसे किसी दूसरे की शॉप पे काम करते हैं, ऐसे सोच के मैंने वो वहाँ शुरू किया। फिर मुझे इतनी मेरे काम में फिनिशिंग नहीं थी, क्योंकि गाँव में मैं ऐसे ही सिलती थी। फिर मैंने क्या, रेडीमेड कपड़े सिलने शुरू किए। जान-पहचान वाले की सेटिंग थी, तो मैंने रेडीमेड कपड़े सिलने शुरू किए, तो वहाँ पे मेरी जो फिनिशिंग है वो बढ़ती चली गई। फिर मैंने ऑनलाइन ही सिलाई का कोर्स भी किया, जैसे ऑनलाइन कोर्स होता है। फिर मैंने वो किया तो मेरे काम में अच्छी फिनिशिंग आ गई। फिर मैंने जो यूट्यूब चैनल पहले बनाया था उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उस पे ऐसी वीडियो थी, वो उनमें फिनिशिंग नहीं थी। लोग काम को तो पसंद करते थे, लेकिन लोग ये बोलते थे कि आपके काम में फिनिशिंग नहीं है, सिखाने का जो तरीका है वो अच्छा है, आपके पास जो मशीन है वो इतनी आवाज़ करती है कि हमने आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है और मशीन की आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर मैं इस बात से थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ? और पति से मैं ये बात बोलना नहीं चाहती थी कि मैं उनसे पैसे लेके इस चीज़ में लगाऊँ, और इस पे पैसे का तो पता नहीं था कि पैसे आएँगे इससे। मैं तो शौक के लिए मैंने शुरू कर दिया। फिर मैंने क्या किया, उस मशीन के ऊपर जो पेपर होता है बच्चों का, चार्ट पेपर व्हाइट कलर का, वो पूरी मशीन पे चिपका लिया था, क्योंकि वो मशीन का फट्टा टूट गया था, तो उसपे कपड़े के धागे उलझ कर खींचते थे। वो चिपकाने के बाद में फिर जो मैं कपड़े सिलती थी, उनमें से कपड़े बचते थे छोटे-छोटे। उन पे ही मैं काम सिखाती थी, जैसे कोई बाजू का डिज़ाइन बना दिया, गले का डिज़ाइन दिया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कपड़े लेके आऊँ, उन पे सिखाऊँ। फिर क्या, 6 महीने बाद मुझे पता चला कि यूट्यूब मोनेटाइज़ होता है। मैं यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, एक वीडियो के थंबनेल पे लिखा हुआ था कि लोग बोलते हैं यूट्यूब से पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन यूट्यूब हमें पैसा नहीं देता है, यूट्यूब से मिलते हैं हमें अवार्ड, पैसे मिलते हैं हमें एडसेंस से। तो फिर मैंने सोचा एडसन क्या होता है, क्योंकि मैं पढ़ी-लिखी थी नहीं, मेरा तो एडमिशन भी नहीं कराया स्कूल में। तो फिर मैंने अपने बेटे को बोला, वो स्कूल से आए तो, कि बेटा एडसन क्या होता है? एक मैंने वीडियो देखी, उसमें लोग बोल रहे थे कि एडसन हमें पैसा देता है, चैनल मोनेटाइज़ होता है। उसके बाद में फिर मेरा जो बेटा था वो भी बहुत छोटा था उस टाइम, जो मेरी हेल्प करता है वो उस टाइम 8 साल का था। लेकिन उनको नॉलेज थी कि वो जो भी चीज़ें देखता था वो समझता उसको अच्छे से, और फिर उन्होंने देखा,
और एक चैनल था बहुत पहले, क्या कैसे लड़की का, उनकी जो चीज़ें थी वो हमने सारी फ़ॉलो करी, तो मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया। फिर उसके बाद में फर्स्ट जब मेरे चैनल पे ऐड आया था, वो आइसक्रीम का आया था, तो हम देख रहे थे दूसरे फ़ोन में कि हाँ, चैनल मोनेटाइज़ हुआ है, ऐड आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी तो हम लोग ऐसे देखते भी नहीं है कि क्या हो रहा है। उस टाइम तो हम अपलोड करने के बाद ये देखते थे मेरी वीडियो कितने रैंक पे आ रही है, यूट्यूब पर ऐड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आइसक्रीम का ऐड आया और बेटे ने जल्दी से उसको स्किप कर दिया और मैंने खींच के एक थप्पड़ मारा कि मेरा ऐड आया था। पहली बार मैं अपने चैनल पर ऐड देख रही हूँ, इतनी खुशी हुई थी। तो फिर बोला कि हाँ, अब चैनल मोनेटाइज़ हुआ है, तो सब खुशी से मतलब एक तरीके से पूरे परिवार वाले खुश हो गए थे। और फिर बोला कि आइसक्रीम का ऐड देखा है तो आइसक्रीम ही खानी है अब आपसे। उसके बाद में क्योंकि उस टाइम क्या एक क्रिएटर एरिया नहीं था प्लेटफ़ॉर्म का कि हाँ, इतने वो चाहिए। उस टाइम एक वीडियो डाली और टे चैनल मोनेटाइज़ हो गया। तो अर्निंग तो भई बहुत कम आती। मेरा $1 बनने में 6 महीने लगे थे, लेकिन मैं एक-एक पॉइंट गिनती थी। मुझे लगा कि 60 पॉइंट हो जाएँगे तो मेरा $1 बन जाएगा, फिर मुझे यहाँ ₹60 मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, 60 हो गए फिर भी वो तो पॉइंट ही दिखा रहा है, क्योंकि वो 100 पॉइंट होते हैं तो $1 बनता है। फिर मैं कि पता नहीं क्या सिस्टम है, फिर 7वें महीने में मेरा $1 बना। $1 बना तो हमें लगा कि भैया ये तो मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, क्योंकि वो खुद की कमाई थी। खुद की कमाई जब आती है एक अनपढ़ महिला को, तो वो एक खुशी से पागल हो जाती है और हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। और वो भी मैं मेरे आएँगे विदेश से, ये सबसे खुशी की बात थी कि हाँ, बाहर से मैं इनकम करूँगी, वो भी अनपढ़ होकर। लेकिन ये नाम भी मुझे हटाना था। जैसे कहानियाँ हम सुनते हैं ना, कहावत में हमारे गाँव में लोग कहते हैं अनपढ़ गँवार। तो मैं लोगों को ये बताना चाहती थी, अनपढ़ हूँ, गँवार नहीं हूँ। क्योंकि गँवार वो होते हैं, गँवार तो अभी तो ये भी बोलते हैं पढ़ा-लिखा गँवार है, जो पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पा रहा, वो भी एक गँवार ही हो गया। अनपढ़ इतना कुछ कर रही है तो वो गँवार नहीं है। तो ये मेरे मन में था कि ये गँवार वाला जो शब्द है ना, ये मैं हटा दूँगी ना अपने नाम के आगे से, तो मेरी लाइफ़ बदल जाएगी। फिर उसके बाद में और वीडियो मैंने डाली, रेगुलर मैं वीडियो डालना मैंने शुरू कर दिए। रेगुलर वीडियो बनाती, एक वीडियो मेरी 4 से 5 दिन बाद वायरल हो गई, सलवार मोहरी डिज़ाइन की। उस समय सलवार मोहरी डिज़ाइन कोई नहीं बनाता था, मैंने एक वीडियो बनाई, क्योंकि मैं जैसे पहले सिलती थी कपड़े, तो मुझे लगा कि ये चीज़ कोई नहीं डाल रहा है, मैं ये चीज़ बनाकर डालूँ, शायद लोगों को पसंद आए। तो मैंने सलवार मोहरी डिज़ाइन बनाई और वो वीडियो 1 मिलियन चली गई 2-3 दिन के अंदर। और मेरे तो फटाक से, मैं जब $1 के लिए 6 महीने इंतज़ार किया और वो मेरे $100 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो गए। मेरे पास एक नोटिफ़िकेशन आता है कि आपका जो पिन है वो भेज दिया गया, क्योंकि $100 हुए तो मुझे मेरे बेटे ने नहीं बताया और उन्होंने अप्लाई कर दिया उस चीज़ के लिए। एक पिन आता है, उससे जो हम बैंक वग़ैरह जोड़ते हैं, वो उन्होंने अपनी तरफ से ही कर दिया, मुझे नहीं बताता। और मेरे पास वो आती है ईमेल कि वो हमने भेज दिया। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या ईमेल आई है? तो कि कुछ नहीं मम्मी, ये कुछ नहीं, क्योंकि उनको भी पता था कि ये क्या बताऊँ, फिर मम्मी पता नहीं कितनी खुश होगी और पागल तो नहीं हो जाएगी खुशी से, क्योंकि मेरे उस टाइम जब तक वो पिन आया था तो मेरे 11,000 जो इंडिया के रुपीज़ बनते हैं, इतने डॉलर वहाँ पे हो गए थे। फिर वो आया, तो हमने गलत एड्रेस डाल दिया तो वो वापिस से चला गया। फिर मेरे बेटे ने वापिस वो उसको अप्लाई किया, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने मुझे बाद में बताई, जो मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने पहले अप्लाई किया, फिर बाद में अप्लाई किया। मुझे कुछ पता नहीं था, बस मुझे तो ये जुनून लग गया था कि मेरे डॉलर बन रहे हैं और मुझे तो लगता था अपने आप आ जाएँगे। मुझे ये नहीं पता था कि बैंक को इसमें अटैच करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो फिर वो फाइनली आ गया, तो हमने बैंक को भी उसमें अटैच कर दिया, आपने एडसन अकाउंट में बैंक डिटेल डाल दी, सारी चीज़ें डाल दी, तो मुझे लगा कि अब तो पैसे आ ही जाएँगे। फिर मैंने अपने पति से पूछा कि मेरे 4-5 दिन हो गए वो सारी चीज़ें डालने के बाद में भी मेरे पैसे नहीं आए, तो मैं कैसे अपने बैलेंस को चेक कर सकती हूँ? उन्होंने बताया कि ऑनलाइन एक नंबर होता है, उस पे मिस्ड कॉल दो और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट है कि नहीं है, कितना है। तो मैं बार-बार वो कर रही थी ऑनलाइन वाले पे, तो वहाँ से जैसे मैं कर रही थी मैसेज नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम की वजह से। और अचानक से ही बैंक से कॉल आता है मेरे पास। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों आ रहा है।
तो फिर मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला कि आप धौली जी बात कर रही हैं? मैं कहा जी सर, नु के मैं आंध्रा बैंक से बात कर रहा हूँ फला-फला। मैंने तो फटाक से फ़ोन को काट दिया, मुझे लगा यार मैं बार-बार मिस कॉल कर रही हूँ, इस वजह से इनका कॉल आया है। फिर मैंने अपने पति को वापस से फ़ोन किया कि ऐसा हुआ है, पता नहीं मैं बार-बार मिस कॉल कर रही थी। एक बहुत उन्होंने मेरी मज़ाक बनाई कि वो तो ऑनलाइन नंबर होते हैं, उनको तो फिर से फ़ोन लगा, हो सकता है कोई काम के लिए वो कॉल कर रहे हों। तो फिर मैंने फिर से कॉल लगाया तो उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे आपकी बाहर से 11,000 रुपए की जो बाहर से पेमेंट आ रही है, तो आपको कुछ डिटेल देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो फिर मुझे हाँ भई, साँस ली मैंने राहत की, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मिस कॉल की वजह से तो कुछ मेरे साथ गलत नहीं हुआ। फिर हम बैंक गए तो उन्होंने सारी डिटेल माँगी कि किस चीज़ के आ रहे हैं, क्योंकि बाहर से जब पैसे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें देनी पड़ती है बैंक में, तो बहुत सारी चीज़ें हमें फ़ॉर्म में भरनी पड़ी और मेरा जो पेमेंट है वो पहला पेमेंट आया 11,000 रुपए। उसके बाद में तो भई पूरी मेरे लिए तो मेरी दुनिया ही बदल गई, क्योंकि 11,000 रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है और मुझसे ज़्यादा घरवालों को, बच्चों को खुशी थी और मेरा जो बेटा था, उनको बहुत खुशी थी कि हाँ, मैं अपनी मम्मी का सपना पूरा कर पा रहा हूँ। क्योंकि थोड़ा-सा मैं बीच में अपने बेटे के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरा बेटा है तीसरे नंबर का, अभी तो वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। वो अपना सपना पूरा करने से पहले मेरे सपने के बारे में सोचता है। शायद आज उनकी वज़ह से मैं यहाँ ज़िंदा भी खड़ी हूँ। नहीं, मैं आज शायद ज़िंदा नहीं होती, लोगों की परेशानी की वज़ह से, लोगों ने जितना मुझे परेशान किया, तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है और आज मुझे गौरी फैशन डिज़ाइनर बनाया है। जो भी मैं कर रही हूँ, आज मैं लाखों जो रुपए कमा रही हूँ, उनकी वज़ह से ही। तो दोस्तों, मैं सभी महिलाओं के लिए ये बात बोलना चाहूँगी, अगर किसी भी महिला या लड़की को अपना सपना पूरा करना है, तो खुद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आएगा उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। खुद से ही जो भी करना है, खुद से करना है। बहुत सारी परेशानियाँ आएँगी, वो सारी परेशानी झेलनी भी है, उनको कैसे सोल्व करना, वो सारी चीज़ें खुद को देखनी पड़ेंगी। कोई घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, बाहर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ बनना है तो अपनी जिद पे डटकर अड़ा रहना है और जो भी करना है वो चीज़ करके लोगों को दिखानी है। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना। लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। एक सेफ, स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ। Every powerful woman has one thing in their heart, and that is Josh. Now you can also become successful by keeping Josh in your heart and in your phone. आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।